किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। देखिए, आज है 24 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे सिलेक्टिव प्रश्न हैं। जैसे कि बहुत सारे पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारे जो है ऐसे न्यूज़ हैं आंकड़ों से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आज की वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के साथ अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देखिए, ये पहला मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिस पर भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किया है। और देखिए, इस समझौते में दो मित्र देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है तथा इस समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों में को भी शामिल किया गया है। इसमें पहला क्षेत्र है वस्तु व्यापार उत्पत्ति के नियम, दूसरा है सेवाओं में व्यापार, तीसरा है व्यापार की तकनीकी बाधाएं और चौथा है स्वच्छता और पादप स्वच्छता और पांचवा है कि विवाद निपटान व्यक्तियों की आवाजाही, छठवां है दूर संचार सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और सातवां है फार्मास्यूटिकल उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, पॉपुलेशन यहाँ की है 2.57 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटोनी अल्बानीज, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न की हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने परसेंट जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए, भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। इसके लिए जो है अभी भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और सबने सर्वसम्मति से कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आइए इस पर जीएसटी इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि बच्चे अपने आप छोड़कर भग जाएं। तो टोटल 28% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है ऑनलाइन गेमिंग पर। देखिए, वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो इस पर केवल 18% जीएसटी है, लेकिन इसके बाद अब 28% लगेगा। और देखिए, जो आपका ये जीएसटी है ये कर जो आपका है सकल आय पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है। यानी कि जो आप कोई भी गेम खेलते हैं आजकल ऑनलाइन, तो उसमें होता है कि आप पहले 100 रुपये दे के गेम खेलिए, आप जो है इसमें 100 रुपये लगाकर कम से कम 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो ये जो 100 रुपये शुल्क ले रही है गेमिंग वाली प्लेटफॉर्म, इस पर जो है कितना जीएसटी अब लगेगा, पहले 18% लगता था, अब इस पर 28% जीएसटी लग जाएगा। और अगला कि हाल ही में हरकीरत सिंह किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त होने वाले पहले पगड़ीधारी सिख बन गए हैं। तो देखिए, जो आपके हरकीरत सिंह हैं ये हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर चुने गए हैं और ये जो है इस पद पर चुने जाने वाले पहले पगड़ीधारी सिख हैं। और देखिए, एक खास बात और है, जो आपके हरकीरत सिंह है, ठीक है, तो ये जो है मतलब अभी इनके बारे में ब्रैम्पटन सिटी जो आपका है किसका, कनाडा का, तो कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी की काउंसिल के एक व्यक्ति में कहा गया है कि वार्ड नंबर 9 और 10 का जो प्रतिनिधित्व है इसको करने वाले हरकीरत सिंह को जो है 2022 से 26 तक की अवधि के लिए डिप्टी मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। और कनाडा की बात करें तो देखिए, कनाडा की कैपिटल ओटावा है और कनाडा की पॉपुलेशन है 3.82 करोड़ और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडू और कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश। और अगला कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया। तो देखिए, सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है। इस मेले की खास बात क्या होती है, देखिए इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से महिलाएं अपने विभिन्न हैंडमेड उत्पादों को लेकर आती हैं, वहाँ पे बेचती हैं, अपने ट्रेड व्यापार को आगे बढ़ाती हैं। तो देखिए, इसी दौरान यानी कि जब इन्होंने यानी गिरिराज सिंह ने इस सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, तो इस दौरान इन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर जाकर इन स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ी
जितनी महिलाएं थी उनका हौसला बढ़ा है, जो कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए वहां पर आई हैं। देखिए, सरस आजीविका मेला में अंडमान और निकोबार से बांस के उत्पाद, अरुणाचल प्रदेश से पारंपरिक कपड़े और असम से असमी कपड़े और मटेरियल, आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारतीय अचार, तेल, हर्बल हनी, वुडन हैंडीक्राफ्ट, साड़ी और खिलौने उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है खरीद सकते हैं जाकर इस सरस आजीविका मेला 2022 में। ये लगा हुआ है कहाँ पे, जो आपका दिल्ली का प्रगति मैदान है वहाँ पे, ठीक है। और आप दिल्ली में तभी जाइए, नहीं तो इतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कि हाल ही में 2022-23 की वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए उर्वरक यानी खाद का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो देखिए, वर्तमान में रूस जो है ये चीन को पीछे छोड़ते हुए 2022-23 की वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन को पीछे छोड़कर भारत के लिए खाद यानी कि उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देखिए, भारत सरकार एक नौटंकी ये करती है, कहती है कि चीनी उत्पादों का विरोध करो, लेकिन भारत का जो खाद का सबसे बड़ा उत्पादक था वर्तमान में वो चीन था। यानी कि सबसे अधिक खाद जो है ये भारत सरकार चीन से खरीदती थी और खरीद कर भारत में जो है विभिन्न जगहों पे सप्लाई करती थी ताकि खाद की आपूर्ति बनी रहे। तो थोड़ा-सा राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चलता रहता है सब चीज़ें जो है। तो अभी ये चीज़ जान लीजिए कि भारत सबसे अधिक पहले जो है खाद खरीदता था चीन से, लेकिन अब रूस से ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि खाद सस्ती कर दी है रूस ने। देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसके दौरान वैश्विक उर्वरक कीमतों में उछाल और पश्चिमी देशों के द्वारा रूसी उर्वरक खरीदने से इनकार करने के बाद रूसियों ने भारत को भारी छूट पर अपने उर्वरक की पेशकश की कि भैया आओ, बहुत सस्ते में हम तुमको खाद दे रहे हैं। तो भारत ने भी लपक के ले लिया, यानी कि भारत ने कहा चलो भैया ठीक है, तुम सस्ते में दे रहे हो तो ठीक है, भेजो हमारे यहाँ इतना खाद, ठीक है। तो देखिए, जो साल 2022 है इसके 22-23 का वित्तीय वर्ष है, इसके पहले 6 महीनों में यानी कि अप्रैल से सितंबर तक में रूस से भारत का उर्वरक का जो आयात था ये कुल बढ़कर 371% हुआ, यानी कि 371% बढ़ा। और ये जो है बढ़कर टोटल 2.1 मिलियन टन हो गया। देखिए, रूसी आपूर्ति में वृद्धि के कारण अब चीन, जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक स्रोतों से भारत के आयात में गिरावट आई है। यानी कि पहले खाद वाद जो है भारत किससे लेता था? चीन से लेता था, जॉर्डन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों से लेता था, लेकिन अब जो है इनसे थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि हमें सस्ते में जहाँ से मिलेगा हम वहीं से लेंगे, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश के फार्मूला वन रेसर सेबेस्टियन वेट्टल ने संन्यास ले लिया? तो देखिए, सेबेस्टियन वेट्टल जो है ये आपके जर्मनी के फार्मूला वन रेसर थे और इन्होंने विभिन्न कंपनियों के साथ मिलकर बहुत सारे रेस में पार्टिसिपेट किया। देखिए, सेबेस्टियन वेट्टल ने सबसे पहले फार्मूला वन करियर की शुरुआत 2006 में की थी BMW सॉबर के लिए एक टेस्ट ड्राइवर के रूप में, और फिर इसके बाद फिर 2007 में एक बार फिर से जो है ये रेसिंग में उपस्थित हुए और रेड बुल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए सेबेस्टियन वेट्टल ने जो है 2010 और 2013 के बीच 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और पहले फरारी के साथ 6 सीजन बिताए। और देखिए, जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स था तो इसमें सेबेस्टियन वेट्टल 10वें स्थान पर हैं, जो कि इनके करियर का आखिरी स्थान था, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि सेबेस्टियन वेट्टल जो है ये जर्मनी की एक फार्मूला वन रेसर थे। और अगला कि हाल ही में कौन वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने? तो देखिए, अभी हाल ही में वेणुगोपाल अचंता को चुना गया है वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में, और ये इस समिति में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय हैं, यानी कि अब तक केवल 6 भारतीय समिति में सदस्य बने थे। और देखिए, अभी हाल ही में बाट और माप पर 27वां आम सम्मेलन जो था ये 15 से 18 नवंबर 2022 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था, जहां पर टोटल पूरी दुनिया के विभिन्न देशों से 18 सदस्यों को चुना गया था मेंबर के रूप में वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति का, जिसमें से एक व्यक्ति आपके वेणुगोपाल अचंता भी थे। और एक खास बात और, जो आपके वेणुगोपाल अचंता हैं ये जो है वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के लिए चुने जाने वाले क्रम से 7वें भारतीय हैं। और अगला कि हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो देखिए, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव 18 से 20 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, और इस समारोह में पुरस्कार विजेता समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित हिंदी और लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्मों को
बुसान सिनेमा सेंटर में कोरियाई सब टाइटल के साथ प्रदर्शित किया गया। और देखिए ये जो महोत्सव था जिसका नाम था सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव, तो ये महोत्सव 18 नवंबर 2022 को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और प्रदर्शित होने वाली पहली हिंदी फिल्म इसमें जो है पद्मावत थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। तो देखिए जेसीबी नाम सुन के दिमाग में वो मशीन आ जाती है जिससे सड़क वगैरह बनती है और गड्ढों की खुदाई होती है, तो वहाँ वो वाला जेसीबी नहीं है यहाँ पे। देखिए साहित्य का एक जेसीबी पुरस्कार है 2022 का जिसको दिया गया है खालिद जावेद को, ठीक है। और देखिए जो आपके खालिद जावेद हैं इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है नेमत खाना, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है द पैराडाइज ऑफ फूड के नाम से। तो द पैराडाइज ऑफ फूड यानी कि नेमत खाना के लिए लेखक खालिद जावेद को ये क्रम से 5वां जेसीबी पुरस्कार मिला है। और देखिए जो आपका ये द पैराडाइज ऑफ फूड नाम का जो उपन्यास है ये 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और एक खास बात और है, जो आपकी ये पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड, इसका पब्लिकेशन किया है जगरनाथ पब्लिकेशन हाउस ने, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय यानी कि थीम क्या है। तो देखिए जो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका विषय है नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। और ये सम्मेलन जो है ये 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा ई गवर्नेंस पर, जो कि 26 से 27 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया जाएगा। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना है। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी 5 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे विभिन्न लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी 26-27 नवंबर के बाद यानी कि 28 तारीख को मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि किसको किसको जो है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब याद रखना है कि ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 27 नवंबर तक जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम होगी नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय और रॉयल ओमान नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का जो 13वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, बताइए। अगला कि हाल ही में किसे कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए जयपुर फ्रूट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे सुमित्रा चरक राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए क्योंकि ये सभी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा किस स्थान पर शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया, बताइए। और पांचवा की विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 21 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत जो है 61वें स्थान पर है। और अभी हाल ही में देखिए अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और देखिए हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं इन्होंने फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है कतर की यात्रा की थी। और अभी हाल ही में भारत ने जो है फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। आप लोग मेहनत से बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप इस बार जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।